हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। आज हम डिस्कशन करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक, इसका हमें हेलो एल्केन हेलो एरीन से पहले पढ़ाने का हमने कल भी यही बताया था आपको पिछली वीडियो में। इसका पर्पज़ क्या है कि जब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब एडिशन हम करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर अभी आपके लिए कल हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया था, वो किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ काम करता है, किस तरीके से, और उसकी हमने आपको मैकेनिज्म बताई थी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, देखो इधर इसकी सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कब। मतलब एक तरीके से आप ये समझें कि इनकी हम आपके लिए कंडीशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ये है आपके लिए कि ये आपके लिए अनसिमेट्रिकल, जैसा कि हमने वहाँ भी बताया था आपको, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एंड एल्काइन में अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। अनसिमेट्रिकल अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं मैं, तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन तो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक, या कार्बन कार्बन के बीच में आपके लिए क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कौन से होते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। तो वो एल्कीन और एल्काइन है, तो एल्कीन में भी इसका यूज़ करते हैं और आपके लिए किस में करते हैं, आपके लिए एल्काइन में। ठीक है, तो ये बात आपके लिए अनसिमेट्रिकल भी हमने बता दिया है आपको पिछली वीडियो में। देखो और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ठीक, कि ये कब, देखो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरी बात ये है कि इसमें परऑक्साइड की प्रेजेंसी होती है। किसी है परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड में आपके लिए देखो कौन कौन से, देखो मैं आपको बताऊं, ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ये भी बॉन्ड जिस कंपाउंड में होता है वो परऑक्साइड कंपाउंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं H2O2 होगा। ठीक है, एक आपके लिए सपोज करो Na2O2 भी होगा, परऑक्साइड है। ठीक है, और आपके लिए एक होता है बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5C डबल बॉन्ड हो, देखो ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो और C6H5, इसका बहुत इसमें यूज है। इसको बोलते हैं हम क्या, बेंजोइल परऑक्साइड। इसकी भी प्रेजेंस है, देखो आप इसको भी परऑक्साइड में काउंट कर सकते हैं, ये भी परऑक्साइड। मतलब कहने का ये है कि ये जो रूल है ये एप्लीकेबल कहाँ होगा आपके लिए, जहाँ पर आपकी परऑक्साइड की प्रेजेंस है। ठीक है, अगली बात क्या है इसमें, जो आपके लिए थर्ड पॉइंट में आपको बता दूं कि ये ओनली HBr के लिए फॉलो करता है। किसके लिए, HBr, ना तो आपके लिए HCl और ना ही आपके लिए HI के लिए फॉलो करेगा बिल्कुल भी, और HF के लिए तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसका रीज़न है जब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे तब बताएंगे कि भाई इसके लिए ही क्यों करता है और इन तीनों के लिए और किसी के लिए नहीं करता। ठीक है, और 4 जो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए पॉइंट 4 कि एंड जो मार्कोनिकॉफ में हमने बताया था आपके लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है कि फ्री रेडिकल एडिशन होगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप, मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए 4 पॉइंट आपको समझने हैं कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो कुछ पॉइंट तो आपके लिए सिमिलर हैं, जैसे ये है, ये मार्कोनिकॉफ में भी अप्लाई किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इनमें देखो ये पॉइंट और आपके लिए ये पॉइंट सभी मार्कोनिकॉफ के नियम से इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है,
ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप पहले इन पॉइंटों को जल्दी से नोट करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आपके लिए अप्लाई होता है। जल्दी से आप इसे नोट करें। देखो इधर, अब हम आपको बताएंगे कि अप्लाई ये किस तरीके से होता है और उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर, जैसे हमने आपके लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, ठीक। आप इसी को ले लें जो आपके लिए प्रोपीन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन क्या कराऊँ, HBr के साथ कराऊँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या, या तो देखो उधर परऑक्साइड लिखा हो, क्या हो, परऑक्साइड, या सपोज करो H2O2 लिखा है, ठीक है। या सपोज करो आपके लिए Na2O2 लिखा है, ठीक है। या आपके लिए अभी मैंने बेंजल परऑक्साइड है C6H5, ठीक है, CO का होल ट्वाइस इंटू O2, चाहे आपके लिए ये लिखा हो, तो आप समझ जाएं इस केस में आपके लिए क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है, ये मैकेनिज्म से ही हम पता लगाएंगे, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है इसकी, ये तो रूल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लगाया है कि जो HBr में हाइड्रोजन हैलाइड में जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, Br नेगेटिव, उस कार्बन पर अटैक करेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिस कार्बन पर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, लार्जर हो, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, आपके अधिक होने चाहिए। तो मीन्स अगर मैं इसकी एक बात देखूँ तो ये नेगेटिव पार्ट है, तो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो बनेगा क्या, और पॉजिटिव पार्ट किस पर करेगा, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हो, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH और आपके लिए क्या होगा, CH2Br, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इस प्रोडक्ट की बनने की एक ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये ना हो, कि ये यहाँ अटैक नहीं कर सकता लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पर, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने Br यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया और CH3 यहाँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इन दोनों में से प्रोडक्ट मेजर कौन सा है, तो हम इसको मेजर बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर, ठीक है। तो यह अभी हम मैकेनिज्म से बताएंगे कि भाई इसको हम क्या कहते हैं कि मेजर ये क्यों है और ये माइनर क्यों है। देखो उससे पहले एक बात और है, एंटी मार्कोनिकॉफ को हम क्या क्या नाम और देते हैं। देखो ये परऑक्साइड की प्रेजेंसी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तीसरा नाम क्या है इसका, खैरास इफेक्ट, क्या है, खैरास इफेक्ट, ठीक है। खैरास इफेक्ट कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं। इसका रीज़न है कि जो एक साइंटिस्ट थे खैरास, उन्होंने इस पर काम किया था, ये बोल सकते हैं, या इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंसी होती है, और खैरास इफेक्ट के नाम से भी जाना था क्योंकि खैरास साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, ये हम ये कह सकते हैं इसकी डिस्कवरी की थी। बताया था उन्होंने कि HBr, केवल उन्होंने HBr पर ही इस पर डिस्कशन किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, खैरास इफेक्ट, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, आपके लिए मेजर होगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अधिक हों, वही कार्बन देखना है जो डबली बॉन्डेड हैं, ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होने चाहिए, आपके कम होने चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुई आपके एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम की, ठीक है, कि क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम आपके लिए और भी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके लिए ये है, ठीक, आपने इस तरीके से कर लिया कि आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया CH2, ठीक है, और आपने कहा कि मैं HBr की प्रेजेंसी ले रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया आपने परऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाएँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। केवल आप ये समझना है कि अगर यहाँ परऑक्साइड है, HBr है, ठीक है, तो आप क्लियर समझ लें कि एंटी मार्कोनिक काम करेगा। अगर यहाँ परऑक्साइड लिखा हुआ है और यहाँ HCl है, H आई है, तो आप आँख बंद करके क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो ये डबली बॉन्डेड है, यहाँ पर कार्बन देखें तो यहाँ पर कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इस पर है, तो मीन्स जो ये Br नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, और H कहाँ करेगा, इस कार्बन पर। मतलब मैं ये कहूँ आपके लिए, अगर परऑक्साइड की प्रेजेंसी है तो ये यहाँ पर आपके लिए कौन सा होगा, H, और ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH2Br। अगर सपोज करो, अगर इसी केस में मैं मान लो ये प्रोडक्ट है,
ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि आपके लिए रिएक्टेंट ये है, सॉरी, तो आप ये समझें अगर यहाँ पर HCl है और यहाँ पर लिखा हुआ है परऑक्साइड, क्या लिखा है, परऑक्साइड, तो आप समझ लेना है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, ना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। वो ओनली ऑन केवल किसके लिए होता है, HBr के लिए। इसका रीज़न अभी हम बताएंगे। तो मार्कोनिकॉफ यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या काम करता है मार्कोनिकॉफ, ये कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम हो आपके लिए, ठीक है। तो इन दोनों में देखो डब्ल्यू बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका CH3, ठीक है। और आपके लिए 1 2 3 से, ठीक है, बैलेंस है आपका ये कार्बन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ चाहे परऑक्साइड है, अगर HBr नहीं है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ का नियम अप्लाई करना है, ठीक। तो ये बात आपको विशेष ध्यान करनी है, ठीक है, जो मैंने ये बात बताई है। अगर यहाँ पर HCl है, परऑक्साइड है, तो मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे आप, एंटी मार्कोनिकॉफ का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए हैं। अब देखो उधर मैंने कहा ना कि इसकी मैकेनिज्म है जो मेन इम्पोर्टेंट, कि ये मेजर बना कैसे भाई, ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने मार्कोनिकॉफ में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म बताई थी, जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या था आपके लिए स्टेबल ज़्यादा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए मेजर वहाँ पर वो प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो हम मैकेनिज्म आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सी मैकेनिज्म होगी, मैंने अभी 4 पॉइंट आपको बताया था कि फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगी, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होते हैं, ये इनमें डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे नोट करें आप, ठीक है। मैं अभी आपके लिए क्या डिस्कशन करूँगा, मैकेनिज्म, ठीक है। चलो जल्दी से देखो इधर, अब हम बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म। तो हम इसको नाम दे सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ परऑक्साइड इफेक्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, परऑक्साइड इफेक्ट या फ्री रेडिकल, या हम ये कह सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ आपके लिए पॉइंट होते हैं फ्री रेडिकल में। देखो उधर कि सबसे पहले आपके लिए पॉइंट आता है कि इनिशिएशन क्या होता है, फिर प्रोपिगेशन आता है, फिर आपके लिए टर्मिनेशन आता है, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पहले आपके लिए जो कैटलिस्ट होता है उसका इनिशिएशन क्लीवेज होता है, फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। प्रोपिगेशन में क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट आपके लिए, इनिशिएशन का मतलब है वहाँ पर जाकर रिएक्शन मेन प्रोडक्ट बन जाता है और आपके लिए रिएक्शन एक तरीके से फिनिश हो जाती है। तो देखो हमने कहा था कि यहाँ पर हम कोई सा भी परऑक्साइड कंपाउंड ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बेंजोल परऑक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेंजोल परऑक्साइड के लिए हमने क्या बताया था, देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बेंजोल परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और C6H5, बिल्कुल। देखो अब इसका हम क्या करें, यहाँ से इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करो, क्या करो, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर लिखो आप क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या है आपका, क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें आपके लिए एक बॉन्ड में पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो देखो उधर ये पार्ट आप देखो, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो मैं इसको देखो कुछ इस तरीके से लिखूँ, ट्वाइस C6H5 C डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन, और एक इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो ये है। देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप ये देखें कि इस ऑक्सीजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बचे, देखो 1 2 3 4, एक देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड कैसा होगा, फ्री हो गया, जो कि फ्री है, तो इसका मतलब है ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा, तो तुरंत ही क्या कर देगा, दूसरे स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि C6H5, ठीक है, आप इस तरीके से देख लें 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्वाइस मॉलिक्यूल ही रहने दो आप, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से CO2, क्योंकि ये एक तरीके से एक्जोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा
अनस्टेबल फॉर्म में है तो तुरंत ही CO2 को आसानी से रिलीज़ कर देगा। क्या कर देगा? CO2 को क्या कर देगा? आसानी से रिलीज। तो क्या करेगा? यहाँ से आप इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कर सकते हैं। देखो यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा? CO2, पहले आप CO2 निकाल सकते हैं और क्या बनेगा? ट्वाइस मॉलिक्यूल 6C6H5 और ये मतलब फिनाइल फ्री रेडिकल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और CO2 आप 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या ले सकते हैं आपके लिए? CO2, ठीक है। तो आपके लिए बेल। अब क्या होगा? जो फिनाइल, ये सेकंड पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अब क्या होगा? थर्ड पॉइंट, ठीक है। जो फिनाइल फ्री रेडिकल है C6H5, ठीक है, ये क्या करेगा? HBr के साथ रिएक्शन करेगा। तो HBr में भी देखो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो क्या करेगा? यहाँ पर हमें जो देगा हाइड्रोजन, जो फ्री रेडिकल है फिनाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? C6H6, ठीक है। और यहाँ पे हमें ब्रोमाइड फ्री रेडिकल मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रोमीन फ्री रेडिकल बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है, रेडिकल, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले ये आपको लिए देखना, जो कैटलिस्ट हम लेते हैं उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करा दिया। होमोलाइटिक में क्या होता है? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके एटम रिमूव हो जाते हैं। आपने ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया। फिर आपने क्या किया कि ये एक तरीके से यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इस केस में एंट्रोफी अधिक होती है। जब एंट्रोफी है तो अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ से CO2 ईजिली तरीके से रिमूव हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज से, ठीक है। तो CO2 रिमूव, तो क्या बना हमारे लिए? फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। ब्रोमाइड क्यों ले रहे हैं भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये बेंजीन बना लेता है, हमें फ्री क्या कर देता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्या होता है जो आगे स्टेप में, ठीक है, फॉर जो हम ले रहे थे क्या? एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, CH2C। ये देखो उधर अब होगा क्या? यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं Br फ्री रेडिकल की रिएक्शन करा दूँ, Br फ्री रेडिकल की क्या करा दूँ? रिएक्शन करा दूँ, तो क्या होगा? एक बार ऐसा होगा कि इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया हमने, पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों आएंगे। एक बार मैंने कहा कि जो Br है इस कार्बन से अटैच कर रहा है, तो क्या बनेगा? CH3, C, Br और H और CH2 और फ्री रेडिकल, ये ठीक है, बिल्कुल सही। अब दूसरा केस क्या आएगा? मान लो कि Br आपके लिए इस पर अटैक कर रहा है, तो क्या बनेगा? CH3, C और ये क्या है आपके लिए? H, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा और आपके लिए क्या होगा? CH2 और Br। 2 पॉसिबिलिटी हैं। देखो इसको देखते हैं हम क्या। यहाँ आप देखो कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। क्या है? प्राइमरी फ्री रेडिकल है, बिल्कुल सही है। अब इसको देखेंगे आप, इससे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, ठीक है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है भाई? ये अनस्टेबल है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए क्या दिखाएंगे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, या हम कह सकते हैं रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। लेकिन इसमें क्या है? इसमें केवल एक ही एटम ऐसा है जो उसके पास है जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये। अगर मैं देखो उधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊँ तो जो हमने कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, वही ऑर्डर आपका फ्री रेडिकल में होता है। फ्री रेडिकल में भी क्या होता है आपके लिए? ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, और फिर होता है आपके लिए क्या? प्राइमरी फ्री रेडिकल। यही ऑर्डर आपके लिए, यही ऑर्डर किस में अप्लाई होता है? मार्कोनिकॉफ रूल में। बस ये बात आपको यहाँ पर समझ। तो जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कैसा होगा? इससे कम स्टेबल, तो भाई साहब क्या करेगा? ये करेगा कि ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, अगले स्टेप में हम देख सकते हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट डाल सकते हो आप, कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है जो ये है आपका प्लस CH2Br,
ठीक है। ये क्या करेगा, ये HBr से दोबारा से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, दोबारा से रिएक्शन, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो H पॉजिटिव हो वो H फ्री रेडिकल होगा, वो यहाँ पर आकर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 और CH2 और Br, और रिमूव क्या होगा, Br फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, ठीक है, कि जो Br फ्री रेडिकल है, ठीक है, वो क्यों यहाँ अटैक नहीं कर रहा, उसका रीज़न है कि Br और H का साइज़ क्या होता है, एक तरीके से Br का साइज़ बड़ा होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होता है, या लार्जर साइज के कारण, ड्यू टू Br। यहाँ Br क्यों अटैक नहीं करता है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ Br, या आप ये कह सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हम आगे बताएंगे क्या होता है, हिंड्रेंस, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोजन का साइज इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। अब क्या होता है, जो Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर यहाँ पर फ्री होने का मतलब ये क्या करेगा, ये बार बार इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा, फिर अलग प्रोडक्ट बनाएगा, ना कि ये इसके साथ करेगा। ये आपको यहाँ आपसे पूछे जनरली कि भाई Br फ्री रेडिकल यहाँ क्या करेगा, ये एल्कीन फ्री रेडिकल से बार बार रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट देता रहेगा। वो यहाँ क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और Br में Br का साइज बड़ा होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसकी आपको अब यहाँ से पता चल गया हमें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखो इधर, आप ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप बेंजल जो आपका इसका नाम हमने क्या बताया था आपको, बेंजल परऑक्साइड, ठीक है, तो इसको लेकर भी कर सकते हैं आप मैकेनिज्म, या आप ROR लेकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ROR लेकर भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है, तो क्या बनेंगे, ट्वाइस मॉलिक्यूल आपका RO फ्री रेडिकल बनेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, ROH बनेगा, फ्री रेडिकल रिमूव होगा, फिर दोबारा से ये स्टेप पूरा जो होगा वो इसी तरीके से होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज नहीं करें, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर इसका ना करके हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म में, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना है तो यहाँ पर OH फ्री रेडिकल मिलेगा, तुरंत वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O बना लेगा, HBr वो Br फ्री रेडिकल रिमूव कर देगा, ठीक, तुरंत फिर एल्कीन का फ्री रेडिकल करेंगे। ये स्टेप पूरा आपके लिए वही रहेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने यहाँ पर बेंजल परऑक्साइड ले लिया है, या मान लो ये कंपाउंड ले लें, या कैसे भी। देखो तो ये आपके लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो कि किसकी है, आपकी एंटी मार्कोनी या परऑक्साइड इफेक्ट की, ठीक है। तो ये आपके लिए समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा और दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से। बेंजोल परऑक्साइड है, क्लीवेज क्या, होमोलाइटिक में, ठीक है। तो आपके लिए ये कंपाउंड मिला, उसका हमने क्लोरीन CO2 गैस को रिमूव किया, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोफी एक तरीके से कह सकते हैं डेल्टा S एक तरीके से ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 ईजिली तरीके मतलब एक्जोथर्मिक है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो जाती है जल्दी से, ठीक है, स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं इसको। तुरंत जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, हाइड्रोजन हाइड्राइड के फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके इसको क्या बोलते हैं आप, बेंजीन बना लेता है। तुरंत आपके लिए ब्रोमाइन फ्री रेडिकल रिमूव करता है। ये ब्रोमाइन फ्री रेडिकल क्या करता है, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसके होमोलाइटिक क्लीवेज से रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट देता है, एक ये है आपका, एक ये। इसमें हम ये देखते हैं कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना रहा है, और ये है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बो आयन है, ठीक है। तो ये इसमें स्टेबिलिटी आपको पता है इसकी अधिक होती है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है, ठीक, और इसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है, इसके कारण स्टेबिलिटी इसकी अधिक होती है, ठीक है। ऑर्डर मैंने यहाँ पर फ्री रेडिकल का बता दिया है। यही ऑर्डर हमने आपके लिए इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था, कार्बोकैटायन का ऑर्डर है, ठीक है। तो मार्कोनिक रूल में भी यही ऑर्डर है कार्बोकैटायन में, ठीक। ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसको आप पहले जल्दी से नोट करें, ठीक। तो अब हम इसके बाद ये बताएंगे कि इसका कुछ डाउट है कि ये HBr के लिए ही फॉलो क्यों करता है, ठीक है। छोटा सा रीज़न है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसे जल्दी से नोट करें आप। देखो इधर हम क्या बताने जा रहे थे अब इसके नेक्स्ट, कि ये HBr के लिए ही फॉलो क्यों करता है, ठीक है। देखो उसका कुछ रीज़न है, ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, समझना है। जैसे आप हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो HF
HCl, HBr और HI। हम कहें कि जब डाउन टू ग्रुप चलते हैं तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइज़ क्या होता है इसका? इंक्रीज होता है। आई का साइज सबसे बड़ा होता है, तो भाई क्या होता है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसके एनर्जी क्या चाहिए आपके लिए? ये बॉन्ड। वैसे तो मैं आपके लिए फैक्ट रीजन बताऊं, देखो HF के बारे में क्या कहोगे आप? इसका बॉन्ड ब्रेक करना तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठिन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें क्या होगा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं हम। इसमें जो भी क्या होगा, HF में क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जो कि हमें एनर्जी एंडोथर्मिक ठीक है। अब एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? अरे जिसमें से हीट रिलीज होती है, वो आसानी से होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसके लिए हीट देनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँ कि आपके लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनमें से हीट रिलीज होगी। अब एंडोथर्मिक में क्या हमें देनी पड़ेगी भाई हीट, ठीक है, हमें देना पड़ेगा, तो वो कौन सा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। जो प्रोसेस अब खुद से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ये ईजिली तरीके से, थोड़ा सा हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, किसी के द्वारा अगर हम हीट दें या फोर्स लगा कुछ भी करें तो तुरंत हो जाए प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्या आपके लिए? स्पॉन्टेनियस। और थोड़े से एनर्जी लगाने के बाद नहीं प्रोसेस अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़े तो वो कौन से होते हैं? नॉन स्पॉट। इस केस में ये समझ लो, ये तो पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो आपके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं HCl। भाई देखो साइज़ का हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें भी बॉन्ड कैसा होता है आपके लिए? एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन एज कंपैरिजन HF से थोड़ा सा वीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जो प्रोसेस होगा बेटा तो कैसा होगा आपका? एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक है। जैसे हमने आपके लिए, जैसे यहाँ पर हमने अभी क्या कहा था कि Br नेगेटिव अटैक करा रहे थे, किससे? एल्कीन से। किससे? एल्कीन से आप Br नेगेटिव अटैक करा रहे थे, ठीक है। तो ये आसानी से अटैक कर रहा था, लेकिन F नेगेटिव जो होगा आसानी से अटैक करेगा। पहला जो स्टेप होगा इसमें F फ्री रेडिकल में, वो तो एक्सोथर्मिक ही होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा, थर्मिक। बट जो सेकंड स्टेप था, जो HF की रिएक्शन हम कराते थे यहाँ से होमोक्लोरिनेज, जो HBr करा रहे थे, ये प्रोसेस कैसा होगा आपका? एंडोथर्मिक। कैसा होगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। इसलिए यहाँ ऐसा यही केस आपके लिए HCl में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? HBr की, ठीक है, तो इसमें एनर्जी कोई ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है, ब्रेक करने में और तुरंत ही क्या करने में? बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो इनका तो जो दोनों का केस होता है ये किस टाइप का होता है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। मतलब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा कोई एनर्जी की हमें आवश्यकता नहीं, ना एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी ना इतनी रिलीज होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो लास्ट वाला इसका सेकंड स्टेप होगा वो भी एक्सोथर्मिक ही होगा। कैसे? क्योंकि एक बात सुनो, ठीक है, जब आप यहाँ से Br नेगेटिव को अटैक करेंगे वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे ही हम HBr निकालते हैं तो जैसे तुरंत प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे एनर्जी देने से ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्सोथर्मिक। लेकिन जैसे ही हम HBr की बात, HI की बात करते हैं तो इसमें तो आप ये समझ लो कि ये बहुत ही साइज बड़ा होने के कारण जो यहाँ पर I फ्री रेडिकल काम करेगा वो क्या करेगा? वो तुरंत इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? खुद से I फ्री रेडिकल बनाकर क्या बना लेगा? I2। तो आगे प्रोसेस ये करता नहीं है इसके साथ, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है? एक तरीके से लार्जर होता है, ठीक है। इसके कारण ये बनाएगा, ना कि ये इसके साथ एल्किन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके आपके लिए एल्किल आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, इसको इतनी एनर्जी अधिक देनी नहीं पड़ेगी, इसको आसानी से ब्रेक होगा तो ये तुरंत I
नेगेटिव आई फ्री रेडिकल बनाएगा, जिसके कारण वो तुरंत एक मॉलिक्यूल दूसरा जोड़कर I2 बना लेगा, न कि ये आई फ्री रेडिकल एल्कीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन करने के बाद आपके लिए एल्किल हैलाइड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी सी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो आपके लिए यही समझना है। HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, HCl में भी, HBr में इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं होती, HI में आपके लिए मैंने अभी समझा दिया है क्या है, लार्जेस्ट साइज होने के कारण I2 फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताने जा रहा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और आपके लिए ये समझ में आ जाए कि HBr के लिए किस तरीके से फॉलो ये करता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा मेरी बात सुने। ठीक है, इसको नोट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब देखो सर, मैंने आपके लिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों आपके समझा दिए, उसकी मैकेनिज्म भी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज बहुत ज़्यादा होगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बाद हम बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एलिन में कि उसकी प्रिपरेशन कैसे, फिर उसके बाद आपके लिए अलग अलग आपके लिए नई नई प्रिपरेशन की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। ठीक है, और इसको नोट करने के बाद आप सही तरीके से आप इसको पढ़ें, समझें। ठीक है, तो इसे नोट करें। मैं आज आपके लिए इतना ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच।